हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a private company is defined as a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed which by its articles। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है जितना लॉ के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया हो। इसकी मेन कंडीशन ये होती है कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए में कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस मेंशन होते हैं। मतलब कंपनी अपने रूल्स खुद सेट करती है जिससे उसका प्राइवेट नेचर मेंटेन रहे। प्राइवेट कंपनी जनरली छोटी या क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है जहां ओनरशिप लिमिटेड लोगों के पास होते हैं और पब्लिक को डायरेक्ट शेयर ऑफर नहीं किए जाते। सिंपल वर्ड्स में, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं और मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, जिसके रूल्स आर्टिकल्स उसके प्राइवेट कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं। Restricts the right to transfer its shares. This is done to preserve the private character of the company. इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं देती। मतलब कोई शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स किसी भी आउटसाइडर्स को डायरेक्टली बेच नहीं सकते बिना कंपनी के रूल्स फॉलो किए हुए। ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई जाती है ताकि कंपनी का प्राइवेट कैरेक्टर मेंटेन रहे। अगर शेयर्स इजीली पब्लिक को ट्रांसफर हो जाएंगे तो कंपनी का कंट्रोल अननोन लोगों के पास चला जा सकता है। इसलिए यूजुअली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये रूल होता है कि पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर ऑफर किए जाएंगे और उनकी परमिशन के बाद ही ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को फ्रीली बेचा नहीं जा सकता ताकि ओनरशिप लिमिटेड और कंट्रोल लोगों के पास रहे। लिमिट्स द नंबर of its members to 200. However, in counting this number, employees and former employees who continue to be members are excluded. Furthermore, where two or more persons hold shares jointly, they are treated as single member. इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट 200 होती है। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स की टोटल संख्या 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इस काउंटिंग में एम्प्लॉयज़ और फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो जॉब छोड़ने के बाद भी मेंबर्स बने हुए हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। साथ ही अगर दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइंटली शेयर्स होल्ड करते हैं तो उन्हें काउंटिंग के टाइम एक सिंगल मेंबर माना जाता है, अलग अलग नहीं। सिंपल वर्ड्स में, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज और जॉइंट शेयर होल्डर्स को काउंट करने के स्पेशल रूल्स होते हैं। Prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. A private company requires a minimum of 2 members to be formed. It enjoys several exemptions such as not needing to issue a prospectus, having greater flexibility regarding the payment of managerial remuneration, and requiring only 2 directors. इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। वो उसके शेयर्स या किसी भी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करे। मतलब कंपनी अपने शेयर्स ओपनली पब्लिक में ऑफर नहीं करती जैसे पब्लिक कंपनी करती है। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की जरूरत होती है।
इस टाइप की कंपनी को कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन छूट भी मिलती है, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं होता, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन यानी कि मैनेजमेंट की सैलरी या पेमेंट के रूल्स में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सिर्फ दो डायरेक्टर्स से भी कंपनी चल सकती है। सिंपल वर्ड्स में प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेस नहीं करती, कम से कम दो मेंबर्स से स्टार्ट हो सकती है और उसे कुछ लीगल रिलैक्सेशन मिलते हैं जो उसको ऑपरेट करना इजी बनाते हैं। पब्लिक कंपनी Section 271 of the Companies Act 2013 defines a public company as one which is not a private company. Its key features includes, according to Section 271 of the Companies Act 2013, एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। मतलब अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी की कंडीशन फॉलो नहीं करती तो वो पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आती है। पब्लिक कंपनी का मेन फीचर ये होता है कि वो पब्लिक से शेयर्स और सिक्योरिटीज के थ्रू कैपिटल रेज करे और इसमें शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और ओनरशिप का सर्कल काफ़ी वाइड हो सकता है। पब्लिक कंपनी जनरली लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती है और उसको ज़्यादा लीगल कंप्लायंस और डिस्क्लोजर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक कंपनी वो होती है जो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, जिसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं और जिसे ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। It has a minimum paid up share capital of rupees 5 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed. इसका मतलब है पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख होता है या फिर जितना हायर अमाउंट लॉ के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया हो। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को एक्चुअली पे किया है शेयर्स के बदले। इस कंडीशन का पर्पस ये होता है कि पब्लिक कंपनी के पास शुरू से ही एक मिनिमम फाइनेंशियल बेस हो ताकि वो प्रॉपरली ऑपरेट कर सके और अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सके। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए या लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा, ताकि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। It requires a minimum of 7 members for formation, with no restriction on the maximum number of members. इसका मतलब है पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स शेयर होल्डर्स की ज़रूरत होती है। मतलब शुरुआत में कम से कम 7 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं। इसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, यानी जितने भी लोग शेयर्स खरीदना चाहें वो मेंबर्स बन सकते हैं। इसी वजह से पब्लिक कंपनीज का ओनरशिप बेस काफ़ी वाइड होता है। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए और उसमें मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं होती। It can invite the public to subscribe to its shares and debentures. पब्लिक कंपनी को ये राइट होता है कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सके और अपने शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने के लिए। मतलब कंपनी ओपनली लोगों को ऑफर दे सकती है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। इस प्रोसेस के थ्रू कंपनी कैपिटल रेज करती है अपने बिजनेस एक्सपेंशन और ऑपरेशन के लिए। शेयर्स खरीदने वाले लोग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं और डिबेंचर्स लेने वाले लोग कंपनी को लोन देते हैं जिसके बदले उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक से पैसा रेज करती है शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू और कोई भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है।
The term limited is added to its name. इसका मतलब है पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड LTD डॉट वर्ड ऐड किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर कंपनी को लॉस हो या डेट हो तो शेयर होल्डर्स सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आती। सिंपल वर्ड्स में पब्लिक कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड लिखा होता है जो बताता है कि शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी उनके उनके इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड है। A subsidiary of a company that is not a private company shall be deemed to be a public company, even if it continues to be a private company in its article of association. इसका मतलब है अगर कोई कंपनी ऐसे पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, मतलब पेरेंट कंपनी पब्लिक है, तो वो सब्सिडरी भी लॉ के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, चाहे उस सब्सिडरी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि वो प्राइवेट कंपनी है। फिर भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उन उसको पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। इस रूल का पर्पस ये है कि पेरेंट कंपनी का नेचर अगर पब्लिक है, इनडायरेक्टली सब्सिडरी पर भी अप्लाई हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स में प्राइवेट लिखा हो। वन पर्सन कंपनी OPC Section 262 of the Companies Act 2013 defines an OPC as a company which has only one person as a member. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी OPC वो कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर शेयर होल्डर होता है। इसका मतलब है कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही कंपनी का ओनर होता है और वही उसका शेयर होल्डर होता है। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जो अपना बिजनेस इंडिविजुअल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी का लीगल स्टेटस और लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। वन OPC में ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी पर्सनल एसेट्स बिजनेस के लॉसेस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सिंपल वर्ड्स में OPC एक ऐसी कंपनी है जिसे सिर्फ एक ही पर्सन स्टार्ट और ओन करता है और उसे लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलता है। नेचर It is effectively a private company with unique features suited for sole founders. The liability is limited to the company, distinguishing it from a sole proprietorship where the promoter is personally liable. इसका मतलब है OPC का नेचर देखा जाए तो ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी जैसी ही होती है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो स्पेशली सोल फाउंडर एक ही ओनर के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसमें ओनर की लायबिलिटी कंपनी तक लिमिटेड होती है, यानी अगर कंपनी को लॉस हो या कोई डेब्ट हो तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी डायरेक्टली रिस्क में नहीं आती। ये फीचर्स इसे सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग बनाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रमोटर या ओनर पर्सनली लायबल होता है और उसकी पर्सनल असेट्स भी बिजनेस के लॉसेस के लिए यूज हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में OPC एक सिंगल पर्सन के लिए प्राइवेट कंपनी जैसा स्ट्रक्चर देता है जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है और ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। नॉमिनी रिक्वायरमेंट द sole member must nominate another person who will become the member in the event of the subscriber's death or incapacity.
This addresses the issue of perpetual succession, which operates differently in an OPC compared to other companies. इसका मतलब है ओपीसी में एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है नॉमिनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इसलिए उस मेंबर को कंपनी रजिस्टर करते वक्त एक नॉमिनी अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। अगर मेन मेंबर की डेथ हो जाए या वो इनकैपेसिटी काम करने की सिचुएशन में ना हो में आ जाए तो नॉमिनेटेड पर्सन ऑटोमेटिकली कंपनी का मेंबर बन जाता है। इस रूल का पर्पस है परपेचुअल सक्सेशन को मेंटेन करना। नॉर्मल कंपनीज में मल्टीपल मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनका एग्जिस्टेंस इजीली कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन ओपीसी में सिर्फ एक मेंबर होता है, इसलिए नॉमिनी सिस्टम इंश्योर करता है कि कंपनी का एग्जिस्टेंस रुक ना जाए। सिंपल वर्ड्स में ओपीसी में एक बैकअप पर्सन नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है, जो मेन मेंबर के ना होने पर कंपनी को कंटिन्यू कर सके। Directors. An OPC must have a minimum of 1 director and can have a maximum of 15. इसका मतलब है ओपीसी में मिनिमम एक डायरेक्टर होना जरूरी होता है, मतलब कंपनी को लीगली चलाने के लिए कम से कम एक डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। साथ ही ओपीसी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी अगर ज़रूरत हो तो कंपनी अपने मैनेजमेंट को एक्सपेंड करके और डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, लॉ के रूल्स फॉलो करते हुए। सिंपल वर्ड्स में ओबीसी में कम से कम एक डायरेक्टर होना कंपलसरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। Conversion. An OPC must convert into a public or private company if its paid-up share capital exceeds from 50 lakh or its average annual turnover exceeds from 2 crore. इसका मतलब है ओपीसी को स्पेसिफिक लिमिट्स फॉलो करनी होती है। अगर ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो उसे अपना स्टेटस चेंज करना पड़ता है। इस सिचुएशन में ओपीसी को पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना कंपल्सरी हो जाता है। इस रूल का पर्पस ये है कि जब बिजनेस का साइज और ऑपरेशन काफ़ी बढ़ जाता है तो कंपनी को एक ऐसे स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया जाए जो लार्जर स्केल बिजनेस के लिए सुटेबल हो और जिसमें ज़्यादा कंप्लायंस और रेगुलेशन फॉलो किए जा सके। सिंपल वर्ड्स में अगर ओपीसी का बिजनेस 50 लाख कैपिटल या 2 करोड़ टर्नओवर से ऊपर चला जाता है तो उसे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना ज़रूरी हो जाता है। स्मॉल कंपनी defined under Section 285. A small company is a company other than a public company that meets the following criteria. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती और कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। मतलब स्मॉल कंपनी जनरली एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका साइज और ऑपरेशन लिमिटेड होते हैं। लॉ ने इस कैटेगरी को इसलिए डिफाइन किया है ताकि छोटी कंपनीज को कंप्लायंस, रिलैक्सेशन और बेनिफिट्स मिल सके। स्मॉल कंपनी को क्वालिफाई करने के लिए उसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर होना चाहिए, जैसे एक्ट में मेंशन किया गया है। सिंपल वर्ड्स में स्मॉल कंपनी एक छोटी प्राइवेट कंपनी होती है जो सर्टेन फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर आती है और जिसे लॉ के अंडर कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज। इसका मतलब है स्मॉल कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि
उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉ गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इस लिमिट को बढ़ा सकती है, लेकिन ये अमाउंट मैक्सिमम 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी को एक्चुअली है पे किया है शेयर्स के बदले। सिंपल वर्ड्स में स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक होना चाहिए, या गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर नहीं। Turnover as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore rupees or such higher amount prescribed, not exceeding 100 crore rupees. इसका मतलब है स्मॉल कंपनी के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन उसका टर्नओवर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस लिमिट को इंक्रीज कर सकती है, पर ये अमाउंट मैक्सिमम 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। टर्नओवर का मतलब होता है कि कंपनी की टोटल सेल्स या रेवेन्यू जो उसने एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया हो। सिंपल वर्ड्स में स्मॉल कंपनी का पिछले साल का टोटल बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ तक होना चाहिए, या गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर नहीं। Exclusions: A holding company, subsidiary company, a company registered under Section 8, charitable, or a company governed by a special act cannot be classified as a small company. इसका मतलब है हर कंपनी जो फाइनेंशियल लिमिट्स मीट करती है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। लॉ ने कुछ स्पेशल एक्सक्लूजन भी दिए हैं। फॉलोइंग कंपनीज को स्मॉल कंपनी क्लासिफाई नहीं किया जा सकता: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्न हो। इसका मतलब है कि चाहे इनका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर लिमिट्स के अंदर हो, फिर भी इन्हें स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में होल्डिंग, सब्सिडरी, चैरिटेबल और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती, चाहे उनका साइज कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये बड़ा नहीं हो सकता। Privileges: Small companies enjoy exemptions such as not needing to include a cash flow statement in financial statements, holding only 2 board meetings a year, and lesser penalties for certain non-compliances. इसका मतलब है स्मॉल कंपनीज को लॉ के अंडर कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन प्रिविलेजेस मिलते हैं ताकि उनके लिए कंप्लायंस का बर्डन कम हो। जैसे उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं होता। उन्हें साल में सिर्फ दो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, जबकि दूसरी कंपनीज को ज़्यादा मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। कुछ सर्टेन नॉन कंप्लायंस के केस में पेनल्टीज भी कम होती हैं। इन प्रिविलेजेस का पर्पस ये है कि छोटी कंपनीज पर अननेसेसरी लीगल प्रेशर ना आए और वो बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सके। सिंपल वर्ड्स में स्मॉल कंपनीज को कुछ लीगल छूट मिलती है, जैसे कम मीटिंग्स, कम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और कम पेनल्टीज। गवर्नमेंट कंपनी: According to Section 245 of the Companies Act 2013, a government company is any company which is not less than 51% of the paid-up share capital is held by. इसका मतलब है According to Section 245 of the Companies Act 2013, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल
गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब अगर कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर होल्ड करते हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इसका सिंपल मीनिंग है कि कंपनी का मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, इसलिए उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और governments or partly by the central government and partly by one or more state governments. A company which is a subsidiary of a government company is also included in in this definition. The auditor of a government company is appointed by the contempt comptroller and auditor general of India. इसका मतलब है गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डिंग पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली या ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है। मतलब दोनों मिलकर 51% या उससे ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। साथ ही अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी है तो वो भी इसी डेफिनेशन के अंडर इंक्लूड होती है। इस टाइप की कंपनी का ऑडिटर नॉर्मल कंपनीज की तरह शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते, बल्कि इसका ऑडिटर कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG अपॉइंट करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते हैं या कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी होती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है और उसका ऑडिटर CAG अपॉइंट करता है। Foreign company. Section 242 defines a foreign company as any company or body corporate incorporated outside India which इसका मतलब है according to section 242 of the Companies Act 2013 फॉरेन कंपनी वो कंपनी या बॉडी और कॉर्पोरेट होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट रजिस्टर हुई हो। मतलब जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी कंट्री के लॉ के अंडर हुआ है और वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज करती है उसे फॉरेन कंपनी कहा जाता है। इस डेफिनेशन का पर्पस ये है कि जो भी ओवरसीज कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उन्हें इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई हो लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रही हो, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड। इसका मतलब है फॉरेन कंपनी के केस में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये प्लेस ऑफ बिजनेस कंपनी खुद ऑपरेट कर सकती है या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी हो सकता है। साथ ही बिजनेस प्रेजेंस सिर्फ फिजिकल ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है। अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, डिजिटल ऑपरेशंस के थ्रू भी इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो भी इस कंडीशन को फुलफिल करती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में खुद एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन तरीके से बिजनेस कर रही है तो उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। Conducts any business activity in India in any other manner. Foreign companies must deliver documents like their charter, address of the principal office, and list of the directors to the registrar within 30 days of establishing a place of business in India.
इसका मतलब है अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करती है तो वो इंडिया में इंडिया के अंडर इंडिया तो वो इंडियन लॉ के अंडर रेगुलेटेड होती है। जब फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करती है तो उसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी को सबमिट करना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स 30 डेज के अंदर फाइल करना होता है, जैसे कंपनी का चार्टर्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस, डायरेक्टर्स की लिस्ट और उनकी डिटेल्स। इसका पर्पस ये है कि गवर्नमेंट के पास कंपनी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। सिंपल वर्ड्स में, फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस शुरू करती है तो उसे 30 दिन के अंदर अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आरओसी को देने पड़ते हैं। 7th, associate company. Section 2 under Section 6 defines an associate company in relation to another company as a company in which that other company has significant influence but which is not a subsidiary। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लेकिन वो सब्सिडियरी नहीं होती। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के डिसीजन पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है, जैसे शेयर्स का एक नोटिसेबल परसेंटेज होल्ड करना या मैनेजमेंट डिसीजन पर इम्पैक्ट होना, लेकिन क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होता जैसे सब्सिडी में होता है इसलिए उसे सब्सिडी नहीं माना जाता बल्कि एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें एक कंपनी का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं होता। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, this is defined as control of at least 20% of the total voting power or control of or participation in business decision under an agreement। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर इम्पोर्टेंट लेवल का कंट्रोल या इम्पैक्ट हो। लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी टोटल वोटिंग पावर क्या कम से कम 20% कंट्रोल करती है तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी को बिजनेस डिसीजन में कंट्रोल या पार्टिसिपेशन का राइट मिला हुआ होता है तब भी उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। सिंपल वर्ड्स में, अगर एक कंपनी के पास 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है या एग्रीमेंट के थ्रू डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्ग रोल है तो उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। इस डेफिनेशन के अंदर जॉइंट वेंचर कंपनीज भी इंक्लूड होती है। जॉइंट वेंचर कंपनीज का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी या प्रोजेक्ट शुरू करती है जहां दोनों का शेयर्ड कंट्रोल और पार्टिसिपेशन होता है। क्योंकि जॉइंट वेंचर कंपनीज में बिजनेस डिसीजन में मिलकर इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए उन्हें भी एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के अंडर कवर किया जाता है अगर सब्सिडियरी वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में, जब दो कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट या कंपनी चलाती है और दोनों का इन्फ्लुएंस होता है तो वो जॉइंट वेंचर भी इस डेफिनेशन में आते हैं। Dormant company. Section 45 allows for the registration of a dormant company. This status applies to a company formed and registered for a future project or to hold an asset or intellectual property
and has no significant accounting transaction. इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी जो डोरमेंट कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई हो या सिर्फ कोई असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी होल्ड करने के पर्पस से रजिस्टर की गई हो। इस टाइप की कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होती, मतलब वो एक्टिवली बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रही होती, सिर्फ लीगली एग्जिस्ट करती है फ्यूचर यूज के लिए। सिंपल वर्ड्स में डोरमेंट कंपनी एक इनएक्टिव कंपनी होती है जो प्रोजेक्ट या असेट आईपी होल्ड करने के लिए बनाई जाती है और जिसमें रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होते। Inactive company. A company may be also apply for this status if it has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years. इसका मतलब है अगर कोई कंपनी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स से कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं चला रही है तो वो डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। साथ ही अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो भी इस स्टेटस के लिए एलिजिबल होती है। यानी जो कंपनी प्रैक्टिकली इनएक्टिव है, ना बिजनेस कर रही है और ना ही प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रही हो, वो लीगली अपने आप को इनएक्टिव या डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर करवा सकती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कंपनी 2 साल या कम 2 साल से काम नहीं कर रही है या कोई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो तो वो डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है। Significant accounting transaction. This excludes payment for fees to the registrar, payments to fulfill legal requirements, allotment of shares, and payment for office maintenance. इसका मतलब है significant accounting transaction का मतलब होता है ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कंपनी के रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ट्रांजैक्शंस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, जैसे रजिस्ट्रार को फीस पेमेंट करना, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पेमेंट करना, शेयर्स का अलॉटमेंट, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए पेमेंट। ये बेसिक और रूटीन पेमेंट्स होते हैं, इसलिए इन्हें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। सिंपल वर्ड्स में अगर कंपनी सिर्फ लीगल फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस या शेयर अलॉटमेंट जैसी बेसिक पेमेंट्स कर रही है तो उन्हें सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। प्रोड्यूसर कंपनी is a company formed by farmers or primary producers to carry out activities related to production, harvesting, procurement, grading, marketing and selling of their produce for their mutual benefits. Under the Companies Act 2013, India, a producer company is a company registered to protect the interests of producers and to improve their income. प्रोड्यूसर कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो फार्मर्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मिलकर बनाते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस, कलेक्ट, प्रोसेस और मार्केट में सेल कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर होती है। इसका मेन पर्पस होता है प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट्स देना और उनकी इनकम इम्प्रूव करना बाय वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करके। Thank you.